Hello my dear students. Today we will proceed to our chapter cash flow statement. In this video I will explain you how to calculate cash flow from investing activities. So already I explained you which activities comes under investing activities. Activity relating to fixed assets means purchasing and selling of fixed assets. Purchasing and selling of shares, debentures or we can say the non-current investment. Non-current investment को आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो वो हमारा इस हेड में आता है. करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आता बिकॉज करंट इन्वेस्टमेंट तो ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आप विद इन 1 ईयर सेल कर देते हो. बट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है मीन्स अगर आपने किसी कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज की है, शेयर्स, डिवेंचर्स, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी इफ यू हैव परचेज then you are not interested to sell it within 1 year. Clear? अगर आपको आफ्टर 1 ईयर उसे सेल करने की इंटेंशन है तभी वो हमारी क्या कहलाती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. सो हमारे यहाँ क्या क्या आएगा फिर. फिक्स्ड एसेट्स को अगर आप परचेज कर रहे हो, परचेज करने से ऑब्वियसली कैश का आउटफ्लो होता है ना कि इनफ्लो होता है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे अमाउंट को. लाइकवाइज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी, इससे भी कैश आउटफ्लो होगा, इसलिए ये भी हमारा नेगेटिव बैलेंस रहेगा. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझा ही रखे, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी है, वेदर इट इज फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, एनी अदर सिक्योरिटी. क्लियर? फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं, पॉजिटिव बैलेंस होगा बिकॉज देयर इज इनफ्लो नॉट आउटफ्लो. सो ये बैलेंस हमारा पॉजिटिव है और पॉजिटिव को हम यूं ही मेंटेन रखते हैं, नेगेटिव को हम ब्रैकेट में शो करके दिखाते दैट इतनी अमाउंट का हमारा आउटफ्लो हुआ है. क्लियर? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, रेंट रिसीव हो रहा है आपको, डिविडेंड रिसीव हो रहा है या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है. बिकॉज ये डिविडेंड और इंटरेस्ट हमें कब रिसीव होते हैं, जब हमने किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को परचेज किया, और जब परचेजिंग उनका इस एक्टिविटीज में आ रहा है तो ऑब्वियसली उन पर जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होगा वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगा. सो ये तो था हमारा फॉर्मेट. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है हमें कैसे पता लगे किसी कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी है या सेल करी है. आपको स्टेटमेंट में 2 इयर्स की फिगर्स गिवन होंगे. लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको 2017 के फिगर भी गिवन है और 2018 के फिगर्स भी गिवन है. क्लियर? लाइक मैं यहाँ कहूँ आपको फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है और 31 मार्च 2018 के फिगर भी गिवन है और 17 के भी गिवन है. और सपोज 17 में फिक्स्ड एसेट्स थी 1 लाख की और अब होगी हमारी 150 की. लाइकवाइज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो थी हमारी 50,000 की और करंट ईयर में 40 की. तो अब आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स थी 1 लाख से 150 होगी. इट मीन 50,000 की आपने फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है. तो हमें डिफरेंस देख के पता लगाना है परचेज हुआ है या सेल हुआ है. क्लियर? तो डिफरेंस से पता लग गया 50,000 की परचेज करी है तो फॉर्मेट में लिखोगे आप परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 50,000 and it should be in bracket because there is an outflow of cash. Likewise non-current investment देख सकते हो, प्रीवियस ईयर कितनी अमाउंट है 50,000 एंड करंट ईयर कितनी है 40,000. तो 40,000 इट मीन 10,000 हमारी कम होगी. इट मीन हमने क्या किया होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल किया होगा. क्लियर? तो 10,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी. सेल किया हमने तो बिजनेस में कैश इनफ्लो हुआ है. क्लियर? तो ये था जब आपको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हो तो सिर्फ डिफरेंस से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कितना कैश आया या कितना कैश गया. लेकिन आपको क्वेश्चन में कई बार एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी. तो अगर एडजस्टमेंट्स गिवन हो तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करके पता लगाना पड़ेगा कि कितने की एसेट परचेज करी है या सेल करी है. लेकिन अगर सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो देन आप सिर्फ डिफरेंस से ही एस्टिमेट लगा सकते हो. एस्टिमेट क्या करेक्टली हमें अमाउंट पता लगेगी कितनी परचेज करी या सेल करी. लेकिन एडजस्टमेंट गिवन है. लाइक आपको इस तरीके से कह रखा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज्ड फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ₹70,000. कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 70,000 की फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी. क्लियर? और ड्यूरिंग द ईयर का सपोज आपको डेप्रीशिएशन भी गिवन है.
कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना डेप्रीशिएशन चार्ज किया। सपोज वो किया हमारा 2000 का। तो अगर कोई भी एडजस्टमेंट गिवन हो उस एसेट से रिलेटेड तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हमें पता लगेगा कि ऑन द एवरेज कंपनी ने परचेज करी है या सेल करी है। क्लियर। तो एसेट अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है? ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस होता है। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली इसका कहाँ से ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए? डेबिट साइड। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आएगा बिकॉज ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। और क्लोजिंग कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD। क्लियर। एक बार फॉर्मेट बता दो फिर इन फिगर्स को लेके हम करेंगे। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर कंपनी ने परचेज करी है तो बिजनेस से कैश गया होगा और एसेट आई होगी। तो उस सिचुएशन में हमने जर्नल एंट्री क्या पास की होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की है और ड्यूरिंग द ईयर सेल करिए, बिजनेस में कैश आया होगा तो क्या जनरल एंट्री पास की होगी हमने? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, इसलिए बाय बैंक अकाउंट। ये एंट्री हमारी सेल की। क्लियर। और एसेट पर ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिशिएशन चार्ज की। डेप्रिशिएशन इज एन एक्सपेंसेस फॉर अ फर्म, सो डेप्रिशिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। सो एसेट अकाउंट में क्या एंट्री हो जाएगी हमारी? बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। क्लियर। और सपोज ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एसेट को सेल किया तो सेल करने पे या तो प्रॉफिट होगा फर्म को या फिर लॉस होगा। तो अगर लॉस होता है तो वो हमारा क्रेडिट साइड आएगा और प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड। इसके पीछे भी क्या रीजन है? एसेट का मैंने अभी बताया डेबिट बैलेंस है। क्लियर। तो जिसका जो बैलेंस होता है, अगर वो आइटम्स बढ़ेंगे, किसी भी ट्रांजेक्शन से मेरी एसेट्स बढ़ रही है तो वो बैलेंस किधर आएंगे? डेबिट साइड। और अगर कम हो रहे हैं तो वो किधर आएंगे? क्रेडिट साइड। जैसे कि आप देख पा रहे हो एसेट्स को मैंने परचेज किया, यहीं पे आया ना, एसेट्स को परचेज करने से एसेट्स बढ़ रही है, ये ओपनिंग बैलेंस था। सेल करने से एसेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट साइड आया। लाइकवाइज एसेट्स को सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है तो वो कहाँ आएगा? इधर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। क्लियर। और लाइकवाइज सेल करने पर अगर लॉस हो रहा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। सो दिस इज अवर फॉर्मेट ऑफ एसेट अकाउंट। ये कंप्लीट फॉर्मेट है। अब जरूरी नहीं सभी फिगर्स आपको गिवन हो अकॉर्डिंगली, वो देखा जाएगा जो उनसे फिगर्स गिवन हो वो पुट कर देने हैं। और बैलेंसिंग फिगर हमारा या तो परचेज निकल के आता है या फिर सेल निकल के आएगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है तो बैलेंसिंग फिगर परचेज आ जाएगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा आएगी तो बैलेंसिंग फिगर हमारा सेल आएगा। क्लियर। और बैलेंसिंग फिगर डेप्रिशिएशन भी आ सकता है सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है। तो मैंने कहा कि हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? सेल आता है। क्लियर। लेकिन अब यहाँ आपको सेल फिगर भी ऑलरेडी गिवन हो तो सिर्फ उस सिचुएशन में बैलेंसिंग फिगर डेप्रिशिएशन भी हो सकता है। क्लियर। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स कितनी थी हमारी? 1 लाख। क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स कितनी है? 1,50,000। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने डेप्रिशिएशन कितना चार्ज किया? 2000। सो बाय डेप्रिशिएशन में कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2000। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने परचेज कितने की फिक्स्ड एसेट्स? 70,000 की। तो टू बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आ जाएगी? 70,000। अब सेल तो की नहीं, इसलिए ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो ना तो हम प्रॉफिट वाली एंट्री करेंगे ना ही लॉस वाली करेंगे, क्योंकि अभी बताया ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट था। अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं जो भी हमें अमाउंट दे रखी हो। तो ठीक है। तो हमारे कितने की परचेज करी हमने? 70,000 की। और अब हम देखते हैं बैलेंसिंग फिगर। मैंने कहा था या तो परचेज आता है या फिर सेल आता है। तो यहाँ का टोटल करो कितना आ रहा है? 152। और यहाँ की अमाउंट कितनी आ रही है? 170। तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है हमारी क्रेडिट से तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है हमारा? सेल 1,70,000 माइनस 152। तो कितने से आ गया बैलेंसिंग फिगर? 18,000। क्लियर। और ये 18,000 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? सेल को। एंड सपोज करो ये साइड ज्यादा आती तो बैलेंसिंग फिगर क्या आता हमारा? परचेज आता। क्लियर। तो इस तरीके से हम अपना एसेट का अकाउंट प्रिपेयर
ये तो था कि अगर हमें सिर्फ एडजस्टमेंट्स गिवन हो एसेट से रिलेटेड, लेकिन हमें कई बार एसेट पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होता है। सो व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? ऐसा डेप्रिसिएशन जो कि इकट्ठा होता रहा था बट हमने एवरी ईयर हमारे पीएनएल अकाउंट से चार्ज नहीं किया था। दैट डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेट होता है इकट्ठे होते रहना, मीन्स ऐसा डेप्रिसिएशन जो हर साल चार्ज नहीं कर रहे थे बल्कि उसे इकट्ठे किए जा रहे थे। तो जब आपको वो डेप्रिसिएशन गिवन हो तो उस सिचुएशन में हमारे एसेट अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। तो उस सिचुएशन में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे एसेट पर, क्लियर, तो वो निकालते टाइम हमें कौन सी डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। सपोज मैं कहूं आपकी कंपनी के पास 1 लाख की एसेट थी जो कि सेल करी और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था हमारा 30,000। तो अगर उस पर 30,000 डेप्रिसिएशन है, मतलब अब तक हमने कुछ भी चार्ज नहीं किया था और 1 लाख की तो उसकी कॉस्ट थी, तो 1 लाख में से 30 माइनस करने पर क्या पता लगा? उस एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है अब? 70,000। तो अब मैं कहूं कि वो कितने में सेल होगी? 55,000 में। सो टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट? कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 70 माइनस 55, 15,000 का कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? कैसे पता लगा? 1 लाख की एसेट थी, उस पर अब तक का डेप्रिसिएशन 30 था, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही देखते हैं कि उस एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी है जो एसेट्स हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल करी। क्योंकि जो कंपैरिजन करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, वो हमें बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का डिफरेंस देखना है कि आज उसकी वैल्यू कितनी थी। कॉस्ट से कंपैरिजन कभी नहीं करते, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके देखते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी थी। तो वैल्यू थी 70,000, सेल कितने में करी आपने? 55 में, तो 15 का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर? तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एसेट अकाउंट अगर बनाओ और आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखोगे। और ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना, ये तो ड्यूरिंग द ईयर का होता है कि उस एसेट्स का ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना है। क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, वो तो एवरी ईयर ही हमारा चार्ज किया जाता है, लेकिन एवरी ईयर चार्ज नहीं किया जा रहा था। उस सिचुएशन में हम कौन सा चार्ज करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो भी किस ईयर होता है? जिस ईयर हम एसेट को सेल करते हैं। क्लियर? तो उस सिचुएशन में हमें सिर्फ एसेट्स अकाउंट्स नहीं बनाना बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और किया क्यों जा रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के पीछे मोटो हमारा यही है कि हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्योंकि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमें चाहिए होता है जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे थे, वहां पर जब हमने एडजस्टमेंट की थी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग जो भी आइटम्स थे उनकी, तो हमारा डेप्रिसिएशन कौन सा आइटम्स है? नॉन कैश। तो वहां पर जो डेप्रिसिएशन ऐड होता है वहां सिर्फ करंट ईयर का ही ऐड करना है, तो इसलिए करंट ईयर का यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, देन उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्ट करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी आपको ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होगा और क्लोजिंग भी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक तरीके से हमारी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस किधर आता है? क्रेडिट साइड, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस भी किधर आएगा? क्रेडिट साइड। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए एसेट्स का ओपनिंग डेबिट साइड आता है। ये लायबिलिटी है तो इसका ओपनिंग क्रेडिट साइड आएगा और क्लोजिंग डेबिट साइड। और हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। और ड्यूरिंग द ईयर अब जो डेप्रिसिएशन होता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है इन दोनों साइड का। तो डेबिट साइड ज्यादा होगी हमारी और हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। CY मीन्स करंट ईयर डेप्रिसिएशन, दैट इज आवर बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? तो इस अमाउंट का कहाँ ट्रीटमेंट करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इसको निकालने का सिर्फ इतना मोटिव है हमारा। क्लियर? क्योंकि अदरवाइज हम ये अमाउंट फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो भी अमाउंट आएगी वो एग्जैक्ट नहीं होगी। क्लियर? तो अब आपको इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करने हैं। क्लियर?
तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर एडजस्टमेंट नहीं गिवन तो एसेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ओपनिंग और क्लोजिंग डिफरेंस के साथ मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी गिवन है, लाइक परचेज की गिवन है या सेल की गिवन है या डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है, तो आपको अकाउंट प्रिपेयर करके ही एग्जैक्ट अमाउंट पता लगेगी। क्लियर। और अगर डेबिट साइड ज्यादा आती है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आता है, सेल, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है तो बैलेंसिंग फिगर परचेज। और इस सिचुएशन में बैलेंसिंग फिगर हमारा डेप्रिसिएशन भी हो सकता है जब एक्यूमुलेटेड ना दे रखा हो। इट कैन बी बैलेंसिंग फिगर सिर्फ और सिर्फ तब जब डेबिट साइड ज्यादा तो है लेकिन हमें सेल फिगर भी दे रखा है। जब सेल दे रखा है तो उस सिचुएशन में बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन।